हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स बुक सॉल्यूशन। चलिए इस वीडियो में हम साइंस पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 1 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का क्वेश्चन एंड आंसर का एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। ये वीडियो आपको हेल्प करेगा कि जो भी क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन हम देखने वाले हैं वो आप इजीली आसानी से बाहर कर पाओगे स्टूडेंट्स। और वीडियो का मोटिव भी वही है कि आप जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन रहेंगे वो आप आसानी से बाहर कर लो, जल्दी टाइम में, कम टाइम में। तो इस वीडियो में हम सिर्फ ये एक क्वेश्चन देखने वाले हैं और सेकंड क्वेश्चन का ये 2 क्वेश्चन देखने वाले हैं। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, आपको लगता है कि हाँ ये तरीके से हम क्वेश्चंस को इजीली बाय हेड कर पाएंगे, इसके आगे के भी जो क्वेश्चंस है वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो स्टूडेंट्स, तो चलिए हम सिर्फ ये 2 क्वेश्चन देखने वाले हैं और समझेंगे कि आपको ये समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। उसके बाद जैसे अगर आपको लगता है कि हाँ ये आपको समझ में आ रहा है तो आगे के वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो कि आपका पहला क्वेश्चन है कि कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम। ये जो इनकम्प्लीट डायग्राम है आपको इसको कंप्लीट करना है, जहाँ पे मेन क्वेश्चन जो है डायग्राम का वो है एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, जिसमें 2 आपको आंसर दिया है, एक मॉर्फोलॉजिकल और एक दिया है सिमिलैरिटीज इन बोन्स स्ट्रक्चर, मतलब एनाटॉमिकल। तो और आपको 2 लिखना है स्टूडेंट्स। तो अगर आप लेसन पढ़े हो स्टूडेंट, अगर मेन चैनल पे हमने ये लेसन ऑलरेडी अपलोड किया, एक्सप्लेनेशन का पूरा लेसन कंप्लीट, अगर आपने लेसन देखा है तो आपको जल्दी से समझ में आएगा, और अगर आपने लेसन नहीं देखा तो आपको टाइम लगेगा। और बेस्ट यही है कि आप प्लीज़ ये लेसन को देख लीजिए। आप मेन चैनल पे प्लेलिस्ट में साइंस के वीडियो में आपको ये मिल जाएगा स्टूडेंट्स। चलिए हम चलते हैं टेक्स्ट बुक में, इसका आंसर कहाँ पे है वो देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर एविडेंस की बात करेंगे तो हमने यहाँ से शुरू किया था एविडेंस का, और आपको बहुत सारे एविडेंस दिए, जिसमें से मॉर्फोलॉजिकल आप देख रहे हो कि आपको ऑप्शन में दिया है, और मॉर्फोलॉजिकल के बाद एनाटॉमिकल भी आपको दिया है, स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स के बारे में बताया था। इसके बाद अगर आप चाहो तो ये वेस्टिजियल ऑर्गन्स ऑप्शन में लिख सकते हो। इसके बाद अगर आप चाहो तो देखिए ये चीज़ एकदम क्लियर दिख रहा है, वैसे ये भी लिख सकते हो स्टूडेंट्स, वेस्टिजियल ऑर्गन्स, और आप ये लिख सकते हो पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। तो एक ऑप्शन आप ये लिख सकते हो, और उसके बाद आप चाहो तो कनेक्टिंग लिंक्स भी लिख सकते हो, एविडेंस में ये भी चीज़ है। और आप चाहो तो एक लास्ट वाला जो एविडेंस था एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंस, तो ये भी आप लिख सकते हो। तो हम ये 2 लिखेंगे, एक एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंस और एक पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। तो एक आंसर इसका हो जाएगा पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस, और इसका मीनिंग क्या है लेसन में एक्सप्लेन किया स्टूडेंट्स। और सेकंड है एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंस, और ये भी आप देख सकते हो वहाँ पे। तो ये कोई हार्ड नहीं था, यहाँ पे आप कनेक्टिंग लिंक्स भी लिख सकते हो और आप वेस्टिजियल ऑर्गन्स भी लिख सकते हो स्टूडेंट्स। तो चलिए पहला क्वेश्चन था, ये तो कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था। सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको क्या बोला कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड जस्टिफाई सेम इन योर ओन वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ सूटेबल एग्जाम्पल्स। मतलब आपको क्वेश्चन रीड करना है और आपको इसको जस्टिफाई करना है, आप अपने ओन वर्ड्स में आपको बताना है, तो और कुछ एग्जाम्पल्स के साथ में। तो अपने ओन वर्ड्स का मीनिंग है कि आपको थोड़ा बहुत इसका जो बैकग्राउंड है वो आपको नेट से सर्च करके फिर आपको लिखना पड़ेगा। हम यहाँ पे क्या करने वाले स्टूडेंट्स, हम जो टेक्स्ट बुक में हमने पढ़ा है उसी को थोड़ा सा आगे पीछे करके बता सकते हैं स्टूडेंट्स, वो भी चीज़ चलेगा। और टेक्स्ट बुक कंटेंट अब ये लिखा गया, देखिए ह्यूमन इवोल्यूशन बिगेन अप्रॉक्सीमेटली 7 करोड़ ईयर्स अगो। तो 7 करोड़ साल पहले इंसानों में जो इवोल्यूशन हुआ है वो शुरू हुआ है, ऐसा बताया जा रहा है लगभग। तो अब इसका अगर हम टेक्स्ट बुक में सोल्यूशन ढूंढते हैं तो देखिए आपको यहाँ पे मिलेगा ह्यूमन इवोल्यूशन, और ये सारी चीज़ अगर आप पढ़ोगे और पूरा लिखोगे तो आप लिख नहीं पाओगे इवोल्यूशन में, और ये सारी चीज़ आपको लिखना है, पूरा नेक्स्ट पेज यहाँ तक आपको बताना है। तो ये सारी चीज़ हम नहीं लिखेंगे, थोड़ी थोड़ी चीज़ लिख देंगे, क्योंकि इतना आप नहीं लिख पाओगे स्टूडेंट्स। तो चलिए हम जितना लिख सकते हैं उतना लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसका आंसर, और एक एक पॉइंट को समझेंगे और एक एक पॉइंट ट्राई करेंगे कि आपको ये बाहर हो जाए। सबसे पहला जो पॉइंट है आप ये पढ़ोगे कि लास्ट डायनासोर डिसअपियर्ड अप्रॉक्सीमेटली 7 करोड़ ईयर्स अगो। तो ये भी हमने टेक्स्ट बुक से ही लिया है स्टूडेंट्स, कि आखिरी जो डायनासोर है, मैं ये आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ अब आपको, कि आखिरी जो डायनासोर्स है जो यहाँ से डिसअपियर हुआ, जो था और ख़त्म हुआ, तो आज से वो लगभग अप्रॉक्सीमेटली लगभग 7 करोड़ ईयर्स अगो डिसअपियर हुआ। तो आपका पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि आखिरी जो डायनासोर है वो लगभग 7 करोड़ साल पहले इस दुनिया से डिसअपियर हुआ, ख़त्म हुआ। तो ये आपका पहला पॉइंट है, आपको ये याद रखना है। सेकंड पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि एट दैट टाइम, फिर जब ये ख़त्म हुए उस टाइम पे मंकी लाइक एनिमल्स आर सेड टू बी इवॉल्व्ड। तो ये कहा जाता है, चलिए मैं बता रहा हूँ, ये पूरा स्टेटमेंट कंप्लीट होने दीजिए। तो देखिए एट दैट टाइम मतलब जब डायनासोर्स ख़त्म हुए तो उस टाइम पे मंकी लाइक एनिमल्स, एक ऐसा जानवर जो मंकी की जैसा दिखता था,
आर सेड टू बी, ये कहा जाता है कि वो इवॉल्व हुआ था, वो आया था, उसका जन्म हुआ था फ्रॉम सम एंसेस्टर्स, वो जिससे जन्म लिया था उसके जो एंसेस्टर थे, कुछ जो उसके एंसेस्टर थे वो कैसे दिखते थे, हु वेयर, जो मतलब एंसेस्टर हु वेयर मोर और लेस, ज़्यादा या कम दिखते थे मॉडर्न लेमर्स के जैसा। तो लेमर्स जो आज के हैं उनके जैसा दिखते थे। लेमर्स का मैंने ये डायग्राम बताया स्टूडेंट्स वो चैप्टर में, एलिट ट्यूटर्स में, तो आप वहाँ पे देख सकते हो। तो देखिए 2 पॉइंट आपने पढ़ा कि लास्ट का जो डायनासोर था वो इस दुनिया से लगभग 7 करोड़ साल पहले डिसअपेयर हुआ, और उस टाइम पे उसके बाद एट दैट टाइम या उस टाइम जब वो डिसअपेयर हुआ, सडनली नहीं स्टूडेंट्स, मतलब उसी ज़माने में ऐसा या उसी के आसपास में, कि एट दैट टाइम, उस टाइम पे मंकी लाइक एनिमल्स आर सेड टू बी इवॉल्व। ऐसा कहा जाता है कि मंकी के जैसा एक जानवर जो था वो इवॉल्व हुआ था, वो उसका जन्म हुआ था। फिर वो जन्म कहाँ से लिया था, फ्रॉम सम एंसेस्टर, उसके कुछ एंसेस्टर से, जो कैसे दिखते थे, हु वेयर मोर और लेस, ज़्यादातर या कम तर सिमिलर थे किसके जैसे, आज के लेमर्स। आज जो लेमर्स आप देखोगे उनके जैसे उसके एंसेस्टर थे, जो जिससे मंकी के जैसा एक एनिमल ने इवोल्यूशन लिया था, मतलब वो इवॉल्व हुआ था, वो आया था। तो ये आपका 2 पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट हम क्या देख रहे हैं कि टेल ऑफ दीज मंकी लाइक एनिमल्स। तो उस टाइम पे जो मंकी लाइक एनिमल इवॉल्व हुआ था उसका टेल, तो टेल ऑफ दीज मंकी लाइक एनिमल्स ऑफ अफ्रीका इज सेड टू बी डिसअपियर्ड। ऐसा कहा जाता है कि उसके जो टेल थे वो धीरे धीरे खत्म हुए थे, और उसको आज से अगर देखा जाए तो आज से 4 करोड़ ईयर्स अगो समझा जाएगा, मतलब 4 करोड़ ईयर्स अगो उस मंकी का जो टेल है वो खत्म हुआ था, और वो एप में कन्वर्ट हो गया था, जिसको टेल नहीं रहेगा उसको एप बोला जाता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपका 3 पॉइंट खत्म हो गया, तो आप याद रखिए क्योंकि हम थोड़ी देर के बाद वापस से देखने वाले। तो 3 पॉइंट आपने पढ़ा। अब 4th पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, कि लेटर बाद में क्या हुआ कि द ह्यूमन इवोल्यूशन टुक प्लेस बाय चेंजेस इन द ब्रेन वॉल्यूम, द एबिलिटी टू वॉक अपराइट और एक्सेसिव यूज ऑफ हैंड। मतलब बाद में सडन सारे टाइम लगे, लेकिन लेटर ऑन क्या हो गया कि ह्यूमन में जो चेंजेस आने लगे, इवोल्यूशन जो आने लगे, उसमें क्या क्या हुआ, उसमें उसके ब्रेन का वॉल्यूम चेंज हुआ, साइज चेंज हुआ, ऐसा समझिए। द एबिलिटी टू वॉक अपराइट, वो बेंट होके चलता था, उसका जो बोन है वो धीरे धीरे इरेक्ट हुआ, लंबर बोन जिसको आप बोलते हो, और बाद में फिर वो अपराइट सीधा होके चलना शुरू किया, और एक्सेसिव यूज़ ऑफ हैंड, और अपने हाथों को भी वो ज़्यादा यूज़ करने लगा। तो पहला पॉइंट आपने क्या देखा, दूसरा क्या देखा, तीसरा क्या देखा और चौथा क्या देखा। चौथा पॉइंट आपको एक बार वापस बता रहा हूँ कि क्या लिखा है कि बाद में क्या हुआ कि द ह्यूमन इवोल्यूशन टुक प्लेस बाय चेंजेस इन द ब्रेन। फिर ह्यूमन में इवोल्यूशन आया, और उसमें क्या क्या इवोल्यूशन है, उसके ब्रेन के वॉल्यूम में चेंज हुआ, उसके एबिलिटी टू वॉक अपराइट, मतलब वो अपराइट चलने लगा, फिर उसका हाथ, उसने अपने हाथों का एक्सेसिव यूज़ करना चालू किया। तो फिर से मैं आपको पहला बता रहा हूँ कि आखिरी जो डायनासोर था वो इस धरती से, इस वर्ल्ड से डिसअपियर हुआ था कब, लगभग 7 करोड़ ईयर्स अगो, और उस टाइम पे एक मंकी के जैसा एनिमल का जन्म हुआ, इवोल्यूशन हुआ फ्रॉम सम एंसेस्टर, और वो भी कुछ एंसेस्टर से जिससे वो इवॉल्व हुआ था, वो एंसेस्टर ज़्यादा या कम दिखते थे आज के ज़माने के लेमर्स के जैसा। और टेल ऑफ दीज मंकी, ये जो मंकी लाइक एनिमल थे, तो टेल ऑफ दीज मंकी लाइक एनिमल्स ऑफ अफ्रीका, ये अफ्रीका के थे, इज सेड टू बी डिसअपियर्ड अबाउट 4 करोड़ ईयर्स अगो। 4 करोड़ ईयर्स अगो मतलब फिर आज से 4 करोड़ ईयर्स पहले इनके टेल जो थे वो खत्म हो गए थे, मतलब ये एप जैसा बन गए थे। फिर क्या हुआ बाद में कि द ह्यूमन इवोल्यूशन टुक प्लेस बाय चेंजेस इन द ब्रेन वॉल्यूम। फिर ह्यूमन में इवोल्यूशन आया और उनके ब्रेन का वॉल्यूम चेंज हुआ, मतलब वो धीरे धीरे इंसानों के जैसा हूबहू कन्वर्ट होना चालू हो गया, ऐसा समझिए। आज का इंसान में भी जो इवोल्यूशन हुआ है ऐसा बहुत टाइम लगा है। तो द ह्यूमन इवोल्यूशन टुक प्लेस बाय चेंजेस इन द ब्रेन वॉल्यूम, द एबिलिटी टू वॉक अपराइट और एक्सेसिव यूज ऑफ हैंड। चलिए इसके आगे देखते हैं कि दस द जर्नी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन बिगैन अप्रॉक्सीमेटली 7 करोड़ ईयर्स अगो। मतलब आज तो हम प्रॉपर ह्यूमन हो गए, लेकिन हमारा जो सफ़र है इवोल्यूशन का, मतलब हम ऐसे नहीं थे जैसा आज दिख रहे हैं। तो ये सफ़र जो था, ये जर्नी जो था ह्यूमन के इवोल्यूशन का, ये आज शुरू नहीं हुआ था, लगभग 7 करोड़ साल पहले। लेकिन बट द ट्रू वाइज मैन एंड इंटेलिजेंट मैन अराउज अराउंड 50,000 ईयर्स अगो। और आज से 50,000 साल पहले तक चलेंगे, तब एक वाइज मैन मतलब होमोसेपियन, मतलब एक ह्यूमन और जो इंटेलिजेंट भी था, वो आज से 50,000 साल पहले इवॉल्व हुआ था, अरोज हुआ था।
तो आखिर के 2 पॉइंट में हमने क्या देखा कि डज द जर्नी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन बिगेन अप्रॉक्सीमेटली 7 करोड़ ईयर्स अगो, जो आपका क्वेश्चन था। लेकिन सच्चा अगर वाइस और इंटेलिजेंट मैन अगर आप देखोगे तो आज से 50,000 साल पहले आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए एक बार आप फिर से ये सारे पॉइंट्स को देख लो, तो सो दैट आप इसको बाय हार्ट करके ख़त्म कर दो स्टूडेंट्स। तो देखिए पहला हमने पॉइंट देखा था कि लास्ट डायनासोर्स डिसअपीयर्ड अप्रॉक्सीमेटली 7 करोड़ ईयर्स अगो, आज से 7 करोड़ साल पहले आखिरी डायनासोर इस दुनिया से डिसअपीयर हुआ था स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद हमने क्या देखा कि एट दैट टाइम, उस टाइम क्या हुआ कि मंकी लाइक एनिमल्स आर सेड टू बी इवॉल्व्ड फ्रॉम सम एंसेस्टर हु वर मोर और लेस सिमिलर टू द मॉडर्न लेमर्स। और उसके बाद क्या हो गया कि मंकी के जैसा एनिमल का इवोल्यूशन हुआ और वो उसके जो एंसेस्टर थे वो ज़्यादा या कम दिखते थे आज के लेमर्स से। फिर हमने क्या देखा कि टेल ऑफ दीज मंकी लाइक एनिमल, इस मंकी लाइक एनिमल का जो टेल था जो अफ्रीका में पाया गया था, इस सेट ऐसा कहा जाता है कि वो ख़त्म हुआ था, उसका पूछ, उसका टेल डिसअपीयर हो गया था आज से 4 करोड़ साल पहले। फिर हमने क्या बोला कि लेटर बाद में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ ह्यूमन एवोल्यूशन में, मतलब ह्यूमन का एवोल्यूशन चेंजेस होना चालू हुआ और उसमें चेंज इन ब्रेन वॉल्यूम हुआ, फिर द एबिलिटी टू वॉक अपराइट, उस धीरे धीरे सीधा चलने लगा, फिर एक्सेसिव यूज़ ऑफ हैंड और अपने हाथों को ज़्यादा यूज़ करने लगा। और फिर हम बोल सकते हैं कि दस द जर्नी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन बिगेन अप्रॉक्सीमेटली 7 करोड़ ईयर्स अगो। मतलब और भी बहुत सारी चीज़ लिख सकते थे लेकिन नहीं लिखा तो चलेगा स्टूडेंट्स, इतना आप लिख रहे हो तो उसका जो सफ़र है इवोल्यूशन का इंसान का वो आज से लगभग 7 करोड़ साल पहले हुआ। लेकिन अगर आप देखोगे तो एक सही वाइस और इंटेलिजेंट मैन जो है आज से 50,000 साल पहले आया था। तो बस आप इसको आज बाय हार्ट कर लीजिए और एक बार बाय हार्ट लिख के चेक कर लीजिए स्टूडेंट्स। अगर आप इतना कर लेते हो तो आपका ये आंसर आप कंप्लीट होगा। और इसी तरह अगर आप सारे आगे के वीडियोस जो आने वाले हैं आपके ऊपर है, अगर आपको समझ में आ रहा है और आपको लगता है कि हाँ इस तरीके से आपका आंसर्स हो सकता है तो आप कमेंट करिए, तो आगे के वीडियोस भी आपको मिलेंगे। तो चलिए आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम देखने वाले हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है, जोग्राफिकल एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स ग्रेजुअली लीड्स टू स्पीसिएशन। तो अब इसका मीनिंग क्वेश्चन का क्या है वो बता रहा हूँ कि एक नया स्पीशीज इस दुनिया में कब आ सकता है, एक नया ही स्पीशीज, जब उसको जोग्राफिकली आप आइसोलेट कर देते हो, अलग कर देते हो। मतलब एक अगर 2 स्पीशीज सेम है, ऐसा आप सुनिए, सिर्फ 2 स्पीशीज अगर सेम है और बीच में अचानक एक ऐसा डिवीजन आया, एक उस तरफ रह गया और एक इस तरफ रह गया जोग्राफिकली, मतलब चाहे उनके बीच में कोई बहुत बड़ा ऐसा अर्थक्वेक आ गया हो और वो एक टुकड़े पे चला गया और ये दूसरे टुकड़े पे रह गया और लाखों साल चले गए, बीत गए, तो उन दोनों में उनके बॉडीज़ में बहुत सारे चेंजेस आएंगे जेनेटिकली और वो दोनों अलग स्पीसीज हो जाएंगे। फिर वो अगर एक दूसरे के साथ मिलकर अगर चाहें कि वो रिप्रोड्यूस कर पाएँ तो वो नहीं कर पाएंगे, वो एक बच्चे को जन्म नहीं दे पाएंगे जो फर्टाइल बच्चा हो सकता है स्टूडेंट्स। तो जोग्राफिकल डिवीजन मतलब उसको, या दोनों के बीच में एक बड़ी नदी आ जाए जिसकी वजह से वो एक दूसरे से कभी ना मिल पाए, तो वो सब जोग्राफिकल डिवीजन हो गया। आइसोलेशन मतलब सेपरेशन। और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन मतलब अगर वो पहले साथ में थे और वो मिलकर रिप्रोड्यूस करते थे, बच्चे को जन्म देते थे, और बाद में वो लोग दूर हो गए और काफ़ी अरसा, मतलब लाखों करोड़ों साल चले गए, लाखों हज़ारों साल चले गए या लाखों साल चले गए, तो वो अब एक दूसरे से मिलने के बाद भी वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, वो एक फर्टाइल बच्चे को जन्म नहीं दे सकते स्टूडेंट्स। तो जब वो ऐसा होता है तो एक नया स्पीसीज ही हो जाता है, मतलब फिर पहले वाले से मिलकर वो एक नए बच्चे को जन्म नहीं दे सकता है। तो जोग्राफिकली सेपरेट होने के बाद और रिप्रोडक्टिव, अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे एक दूसरे से मिलके, तो ऐसे दूर होने की वजह से धीरे धीरे क्या होता है मालूम है, एक नया स्पीशीज़ ही बन जाता है। फिर वो एक नया स्पीशीज़ हो जाएगा स्टूडेंट्स, फिर वो मतलब अलग स्पीशीज़ में आ जाएगा और वो पहले वाले स्पीशीज़ से मिल के रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है। तो ये आपका क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपको क्या पढ़ना है, स्पीसीज इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रोड्यूस फर्टाइल इंडिविजुअल्स थ्रू नेचुरल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि स्पीसीज का मतलब क्या है। तो स्पीसीज एक ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं दैट कैन प्रोड्यूस, जो जन्म दे सकते हैं एक फर्टाइल इंडिविजुअल को। फर्टाइल इंडिविजुअल का मतलब है कि वो इंडिविजुअल जो फिर से जन्म दे सकता है आगे चल के थ्रू नेचुरल रिप्रोडक्शन। और ये जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस रहेगा वो नेचुरल रहेगा, मतलब इसके अंदर आप वो समझिए कि डीएनए का जो रिकॉम्बिनेशन या हाइब्रिड वैरायटी जो आज के ज़माने में एक का डीएनए दूसरे का डीएनए मिला के जो आर्टिफिशियली जैसा किया जाता है वैसा नहीं रहेगा स्टूडेंट्स, नेचुरल रिप्रोडक्शन।
तो स्पीसीज एक ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है। पहला पॉइंट हम ये समझ रहे हैं कि स्पीसीज एक ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो क्या कर सकता है, जो खुद प्रोड्यूस कर सकता है एक फर्टाइल इंडिविजुअल को। तो आप समझिए फर्टाइल इंडिविजुअल, जैसे जोंकी जो आप देख रहे हो, जोंकी बना है किससे, डोंकी और जेब्रा से, तो वो फर्टाइल इंडिविजुअल नहीं हो सकता स्टूडेंट्स। फर्टाइल का मतलब है फिर वो वापस से प्रोड्यूस करे आगे चल के, तो वो नहीं होगा। तो स्पीसीज ऐसा बोलेंगे, सेम स्पीसीज, कि वो एक ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है दैट कैन प्रोड्यूस फर्टाइल इंडिविजुअल्स, और वो भी नेचुरल रिप्रोडक्शन से, नेचुरली। तो पहला पॉइंट आप याद रखिए कि स्पीसीज इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रोड्यूस फर्टाइल इंडिविजुअल्स थ्रू नेचुरल रिप्रोडक्शन। फिर आगे देखिए कि ईच स्पीसीज ग्रोज इन स्पेसिफिक जोग्राफिकल कंडीशन। हर स्पीसीज एक अलग अलग जोग्राफिकल कंडीशन में ग्रो होता है, चाहे इंसान हो, चाहे अलग अलग रेप्टाइल्स हो। देखिए इसका बोलने का मतलब है कोई डेजर्ट एरिया में ग्रो हो रहा है, फिर कोई मरीन यानी वाटर में हो रहा है, वाटर बॉडीज़ में हो रहा है, कोई एयर में है, मतलब अलग अलग एनवायरनमेंट, अलग अलग उनको जोग्राफिकल कंडीशन मिलता है। तो हर स्पीसीज़ क्या हो रहा है कि अलग अलग स्पेसिफिक या खास, ऐसा समझिए, सबको एक अपना जोग्राफिकल कंडीशन मिलता है। तो ईच स्पीसीज ग्रोज इन स्पेसिफिक जोग्राफिकल कंडीशन, मतलब हर स्पीसीज एक खास जोग्राफिकल कंडीशन में ग्रो होते रहता है। तो 2 पॉइंट क्या पड़ा स्टूडेंट्स, मैं बार बार बोल रहा हूँ सो दैट कि आपको ये याद हो जाए स्टूडेंट्स। तो स्पीसीज इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, स्पीसीज एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है दैट कैन प्रोड्यूस फर्टाइल इंडिविजुअल्स, जो एक फर्टाइल इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, और वो भी थ्रू नेचुरल रिप्रोडक्शन। फिर ईच स्पीसीज, सेकेंड पॉइंट हम ये पढ़ रहे कि हर स्पीसीज जो है वो ग्रो होते हैं एक स्पेसिफिक जोग्राफिकल कंडीशन में। फिर थर्ड पॉइंट क्या पढ़ने वाले कि देयर फूड, हैबिटेट, रिप्रोडक्टिव एबिलिटी एंड पीरियड इज डिफरेंट। तो हर स्पीसीज का फूड, हर स्पीसीज का हैबिटेट जहाँ वो रहते हैं, और हर स्पीसीज का रिप्रोडक्टिव एबिलिटी। रिप्रोडक्टिव एबिलिटी का मतलब है कि एक टाइम में वो कितने बच्चे जन्म देते हैं। जैसे ह्यूमन बींग नॉर्मली 1 बच्चे को जन्म देते हैं, वैसे अदर एनिमल्स एक साथ 3-3, 4-4 बेबीज़ को बर्थ देते हैं। तो ये है रिप्रोडक्टिव एबिलिटी, मतलब कौन सा ऑर्गेनिज्म कितना रिप्रोड्यूस कर रहा है। तो ये सबके लिए सेम नहीं है, सबके लिए एक ही जैसा हैबिटेट नहीं है, सबका एक ही फूड नहीं है, और सबका टाइम जो जीने का है वो भी सेम नहीं है। तो हर स्पीसीज़ के फूड अलग अलग है, हर स्पीसीज़ के हैबिटेट अलग अलग है, हर स्पीसीज़ के रिप्रोडक्टिव एबिलिटी अलग है, और हर स्पीसीज़ का टाइम स्पैन जो है वो अलग है। तो ये आपने थर्ड पॉइंट पढ़ा है। फर्स्ट पॉइंट फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आपने पढ़ा कि स्पीसीज़ एक ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो क्या कर सकता है, एक फर्टाइल इंडिविजुअल को प्रोड्यूस कर सकता है, वो भी नेचुरल रिप्रोडक्शन से। दूसरा हमने पढ़ा कि ईच स्पीसीज़, हर स्पीसीज़ क्या करता है, एक स्पेसिफिक जोग्राफिकल कंडीशन में ग्रो होता है। उनका खाना, उनका रहना जगह, और उनका रिप्रोडक्टिव एबिलिटी और उनका टाइम सेम नहीं होता है, डिफरेंट होता है। इसके बाद हम देखते हैं फोर्थ पॉइंट कि देयरफॉर द इंडिविजुअल्स फ्रॉम वन स्पीसीज कैन नॉट रिप्रोड्यूस विद इंडिविजुअल्स फ्रॉम अदर स्पीसीज। और यही वजह है, सब चेंज होने की वजह से एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज के साथ रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है। जिसे देखिए बोलने को नहीं, ये भी चीज़ है कि चिंपैंजीज के जो क्रोमोसोम्स है वो ह्यूमन से बहुत मिलते हैं, लेकिन ह्यूमन चिंपैंजी के साथ मिल के रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, बच्चे को जन्म नहीं दे सकता है। तो वो एक अलग स्पीसीज हो गया और ह्यूमन एक अलग स्पीसीज हो गया। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि देयरफॉर द इंडिविजुअल्स फ्रॉम वन स्पीसीज, एक स्पीसीज का इंडिविजुअल कैन नॉट रिप्रोड्यूस विद इंडिविजुअल्स फ्रॉम अदर स्पीसीज, दूसरे स्पीसीज के इंडिविजुअल के साथ मिलकर वो रिप्रोड्यूस, वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकता है। तो समझते रहिए स्टूडेंट्स, अब आगे भी आपको देखना है। तो आगे इसके बाद का पॉइंट्स देखते हैं कि व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस और जोग्राफिकल बैरियर्स दे आर सेड टू बी आइसोलेटेड जोग्राफिकली। अब आपको देखना है कि जोग्राफिकल आइसोलेशन का मीनिंग क्या है। तो जब वो स्पीसीज को अगर आप अलग कर देते हो, दूरी करके उसको दूर कर देते हो, या एक जोग्राफिकल बैरियर है तो उनके बीच में बहुत बड़ा पहाड़ आ जाता है, उनके बीच में बहुत बड़ी सी आ जाती है, जिससे वो वापस मिल ही नहीं पा रहे हैं हज़ारों लाखों साल तक, तो दे आर सेड टू बी। तो ऐसा कहा जाता है कि वो दूर हो चुके हैं, अलग हो चुके हैं जोग्राफिकली, क्योंकि उनके बीच में डिस्टेंस आ गया, दूरी आ गया है। लेकिन अब आपको रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन भी देखना है। व्हेन दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस with each other they are said to be isolated reproductively। मतलब जब वो एक साथ मिल के, जब एक साथ थे, सेम स्पीसीज थे, लेकिन मतलब सेम स्पीसीज थे और एक साथ मिलकर रिप्रोड्यूस करते थे, बच्चे को जन्म देते थे,
लेकिन अब हो क्या रहा है कि वो अलग हो गया और ये अलग हो गया और वो एक दूसरे से मिलके रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, तब हम ऐसा बोलेंगे कि वो आइसोलेट हो चुके हैं, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, मतलब अब उनके बीच में रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो चुका है। तो यहाँ पे ये 2 पॉइंट में आपको 2 आइसोलेशन बताना है, एक जोग्राफिकल आइसोलेशन और एक रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। तो जोग्राफिकल आइसोलेशन मैंने यहाँ पे आपको बताया कि व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस और जोग्राफिकल बैरियर्स, बैरियर्स मतलब रुकावटें, दे आर सेड टू बी आइसोलेटेड जोग्राफिकली। और व्हेन दे कैनॉट रिप्रोड्यूस विथ ईच अदर, जब वो मिलकर आपस में मिल के वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, देन हम क्या बोल सकते हैं कि दे आर सेड टू बी आइसोलेटेड रिप्रोडक्टिवली। तो चलिए इतना पॉइंट्स पढ़ा, आप याद रखिए, फिर एक बार देखेंगे बाद में। इसके आगे क्या लिखा है कि द एंसेस्टर स्पीसीज ऑफ बोथ दी सब स्पीसीज मे बी द सेम बट ड्यू टू आइसोलेशन ओवर ए वेरी लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन देयर इज अ जेनेटिक वेरिएशन बिटवीन द टू, देयरफॉर द आइसोलेशन लीड्स टू स्पीसीएशन। अब इसमें क्या समझना है कि द एंसेस्टर, जो 2 स्पीसीज को हमने अलग कर दिया जोग्राफिकली समझिए या रिप्रोडक्टिवली, तो उनके भले जो एंसेस्टर थे, उनके जो बहुत पहले के जो पेरेंट्स थे, वो स्पीसीज भले दोनों की सेम रहेगी। देखिए द एंसेस्टर स्पीसीज ऑफ बोथ दिस सब स्पीसीज मे बी द सेम, हो सकते हैं कि उनके एंसेस्टर सेम रहे होंगे, लेकिन अब वो लोग क्या हो चुके हैं, दोनों अलग हो चुके हैं। तो ड्यू टू आइसोलेशन, तो अलग होने की वजह से, और वो भी कब तक, ओवर ए वेरी लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन। मामूली आइसोलेशन नहीं होता स्टूडेंट्स, लाखों हजारों न जाने कितने हजार साल और लाखों साल ऐसा समझिए। आइसोलेशन होने की वजह से उनके जेनेटिक वेरिएशन, मतलब उनके जेनेटिक मटेरियल्स में बदलाव आ जाता है। देयर इज अ जेनेटिक वेरिएशन बिटवीन द टू, दोनों के बीच में, दोनों के अंदर जेनेटिकल वेरिएशन आएगा और जिससे फिर वो एक नए स्पीसीज में उनका इवोल्यूशन हो जाएगा। मतलब वो एक नए स्पीसीज हो जाएंगे जो वापस से अगर मिलकर रिप्रोड्यूस करना चाहेंगे तो वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, वो क्योंकि वो एक नए स्पीसीज बन गए हैं। देयरफॉर इसीलिए बोला जाता है कि द आइसोलेशन जो होता है उससे होता है क्या, एक नया स्पीसीज ही आ जाता है। हमारा क्वेश्चन यही था कि जोग्राफिकल और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की वजह से एक नया स्पीसीज का फॉर्मेशन हो जाता है। तो 2 बार आपको बताने वाले स्टूडेंट्स, आप सुनिए प्लीज़, क्योंकि जितना ज़्यादा बार सुनेंगे आपको उतनी जल्दी याद होने लगेगा। पहला पॉइंट हमने क्या देखा कि स्पीसीज इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रोड्यूस फर्टाइल इंडिविजुअल्स थ्रू नेचुरल रिप्रोडक्शन। स्पीसीज वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो एक फर्टाइल इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करता है और नेचुरल रिप्रोडक्शन से। फिर हर स्पीसीज एक स्पेसिफिक जोग्राफिकल कंडीशन में ग्रो होता है और उनका खाना, उनका रहना, उनका रिप्रोडक्टिव एबिलिटी और उनका टाइम ये अलग अलग होता है। और इसीलिए एक इंडिविजुअल एक स्पीसीज का दूसरे इंडिविजुअल अदर स्पीसीज के साथ मिलकर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है। और व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस, अगर उनको हम एक दूरी दूर कर दें और जोग्राफिकल बैरियर उनके बीच में आ जाए, तब हम ये बोल सकते हैं, कह सकते हैं कि वो जोग्राफिकली आइसोलेटेड हो चुके हैं। और जब वो अलग हो जाते हैं या जब वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते एक दूसरे से, तो हम ऐसा बोलेंगे कि दे आर आइसोलेटेड रिप्रोडक्टिवली। फिर अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि भले उनके एंसेस्टर, वो दोनों स्पीसीज के, दोनों सब स्पीसीज के जो 2 अलग अलग हुए, उनके जो भी पेरेंट्स थे, मतलब पहले के पेरेंट्स, एंसेस्टर्स, भले वो सेम रहेंगे, लेकिन ड्यू टू आइसोलेशन ओवर ए वेरी लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन, लेकिन सिंस वो दोनों सब स्पीसीज बहुत लंबे टाइम तक आइसोलेट हो चुके थे, दूर हो गए थे, तो देयर इज अ जेनेटिक वेरिएशन बिटवीन द टू और देयरफॉर द आइसोलेशन लीड्स टू स्पीसीएशन। तो चलिए एक बार फिर जाते टाइम एक बार और आप देख लीजिए सारे के सारे पॉइंट को। इसको पहला पॉइंट था ये कि स्पीसीज इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रोड्यूस फर्टाइल इंडिविजुअल्स थ्रू नेचुरल रिप्रोडक्शन। सेकेंड था ईच स्पीसीज ग्रोज इन स्पेसिफिक जोग्राफिकल कंडीशन। थर्ड है कि देयर फूड हैबिटेट, आप खुद सोचिए कि अब क्या आने वाला है, देयर फूड हैबिटेट, रिप्रोडक्टिव एबिलिटी एंड पीरियड इज डिफरेंट। इसके बाद क्या था स्टूडेंट्स, इसके बाद था कि देयरफॉर द इंडिविजुअल्स फ्रॉम वन स्पीसीज कैन नॉट रिप्रोड्यूस विद इंडिविजुअल्स फ्रॉम अदर स्पीसीज। इसके बाद क्या था कि जब वो लोग को अलग किया जाएगा डिस्टेंस जोग्राफिकल से, तो उनको जोग्राफिकल आइसोलेट बोला जाएगा। और उसके बाद था कि जब उनको वो एक दूसरे से रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे तो वो आइसोलेट हुए हैं रिप्रोडक्टिवली। और फिर हमने देखा था कि अगर भले उनके एंसेस्टर दोनों सब स्पीसीज के सेम रहे होंगे, लेकिन आइसोलेशन लंबे टाइम के होने की वजह से उनके बीच में जेनेटिक वेरिएशन आ चुका है और जिसकी वजह से एक नया स्पीसीज ही बन पाया। तो वीडियो लेंदी हुआ होगा स्टूडेंट्स, मैं मानता हूँ 2 आंसर के हिसाब से, लेकिन अगर आपको ये आंसर समझ में आ गया है और अगर आप अब बाय हार्ट कर सकते हैं उसको जल्दी से, तो आज का आज इसको ख़त्म करिए और इसको लिख कर एक बार खुद से चेक करके इसको कंप्लीट करिए। और अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि ये मेथड से हम
और भी लेसन्स कवर कर पाएंगे, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।